तो बेटा ये आपका हो गया फेल माजी। फेल माजी क्या होता है? फेल माजी, व्हाट इज फेल माजी? फेल माजी वो फेल है जिसमें माजी की बात की जाए, गुजरे हुए जमाने की बात की जाए, वो क्या कहलाता है? फेल माजी कहलाता है। जैसे कि आसिफ ने चाय पी, तो चाय पी ये माजी की बात हो रही है। हम लाहौर गए, हम लाहौर गए, लाहौर गए माजी की बात है, तो ये क्या होगा? फेल माजी होगा। इसी तरह फेल हाल, फेल हाल का मतलब वो फेल जिसमें मौजूदा जमाने में कोई काम हो रहा हो। ऐसा फेल जिससे ये पता चले कि मौजूदा जमाने में कोई काम हो रहा है, वो फेल हाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, तो यहां पर रहता हूं क्या है? फेल हाल है। मैं खाना खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ये सारे के सारे आपके फेल हाल हैं। और उसके बाद फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल क्या होता है? ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले जमाने में पाया जाए। जैसे कि मैं लाहौर जाऊंगा, मैं कराची जाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं फलाना काम करूंगा, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके? उसके बाद इंशाल्लाह बच्चे, इंशाल्लाह। उसके बाद हो गया माजी करीब। माजी करीब क्या होता है? माजी करीब वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना करीब के जमाने में पाया जाए, यानी कि जमाना करीब में पाया जाए, ज्यादा पुरानी बात ना हो, थोड़ी सी ज्यादा पुरानी बात हो। जैसे अली खाना लाया, तो अली खाना लाया, जाहिर सी बात है कल लाया होगा या तो घंटा पहले लाया होगा, 1000 साल पहले तो नहीं लाया होगा खाना। ये माजी करीब है। और एक होता है माजी बईद, जिसमें माजी की बात थोड़ी सी दूर के जमाने से जो है वो लिंक हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान बना था, कायदे आजम ने तकरीर की थी। अब ये आपका क्या है? माजी बईद। इसमें थोड़े से दूर के जमाने की बात हो रही है, तो जिसमें ज्यादा करीब का माजी हो उसे माजी करीब, और जिसमें ज्यादा दूर की बात हो वो माजी बईद होता है। उसके बाद माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी क्या होता है बेटा? मैं आपको एक बात बताता हूं। हम नमाज पढ़ते थे, हम मरी जाते थे, हम स्कूल जाते थे, हम खेला करते थे। अब यहां पर माजी के अंदर कोई बात है लेकिन वो कंटिन्यूस सेंटेंस में है, उसको क्या बोलेंगे? माजी इस्तमरारी, जिसे पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं ना। माजी इस्तमरारी। खेलते थे, जाते थे, यानी कि माजी में कोई काम जारी हालत में पाया जाए तो वो माजी इस्तमरारी कहलाता है। इसी तरह माजी शकिया। माजी शकिया क्या होता है? ऐसा काम जो माजी में हुआ या नहीं हुआ उसके ऊपर शक पाया जाए। मिसाल के तौर पे, मरियम नवाज स्कूल जाती होगी। अब जाती होगी कंफर्म नहीं है, माजी में जाती होगी, अभी तो उसकी आज की बात नहीं हो रही ना। इसी तरह नवाज शरीफ हसीन हुआ करता था या होता होगा, नवाज शरीफ हसीन होता होगा। इसहाक डार ईमानदार होता होगा। माजी में शक है, इसके ऊपर कोई कंफर्म नहीं है, तो ये माजी शकिया हो गया आपके। उसके बाद माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई, अब ये क्या चीज होती है? माजी तमन्नाई वो फेल है जिसमें किसी काम के करने की तमन्ना पाई जाए माजी में।
माजी में किसी काम के करने की तमन्ना पाई जाए वो माजी तमन्ना ही कहलाती। मिसाल के तौर पे काश वो आता, तो वो आता माजी तमन्ना ही है। वो खाता माजी तमन्ना ही। वो मान जाता माजी तमन्ना ही। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, माजी तमन्ना ही हो गए। बच्चे यहां तक बात समझ आ रही है? अगर नहीं भी समझ आ रही तो कोई मसला नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आपको यूट्यूब पे, तो आप इसको जो है वो वहां से देख सकते हैं। उसके बाद बच्चे आ गए फेल मुस्बत। फेल मुस्बत क्या होता है? फेल मुस्बत वो फेल होता है जिसमें किसी काम का करना या होना पॉजिटिव सेंस में पाया जाए। जैसे कि वो जाएगा, वो लाएगा, वो खाएगा, वो पहनेगा, वो नहाएगा, ये फेल मुस्बत है। और फेल मनफी टोटल इसकी ऑपोजिट है, जिसमें किसी काम का करना या हो ना होना जाहिर हो। किसी काम का ना करना या ना होना जाहिर हो, जैसे कि वो नहीं जाएगा, वो नहीं पहनेगा, वो नहीं खेलेगा, वो नहीं खाएगा, तो ये इसमें क्या होगा, नहीं खाएगा फेल मनफी है। और अगर खाएगा तो वो कौन सा होगा, फेल मुस्बत। इसी तरह बच्चे आपका फेल अमर। फेल अमर इसको हम कह सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए वो क्या कहलाता है, फेल अमर कहलाता है। ऐसा फेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए वो फेल अमर कहलाता है। जैसे कि पढ़, सो जा, खाना खा, लेट जा, बैठ जा, ये सारे के सारे क्या है, फेल अमर है। और उसके बाद हो गया फेल नहीं, जिसमें कोई काम ना करने का हुक्म दिया जाए। मिसाल के तौर पे मत सताओ, मत बोलो, मत जाओ, मत आओ, मत मैसेज करो, ये क्या है, फेल नहीं है। अब बच्चे फेल मनफी और फेल नहीं में क्या फर्क नजर आ रहा है आप दोनों को, आप लोगों को? फेल मनफी और फेल नहीं, इनमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? फेल मनफी में कोई शख्स अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, मतलब वो नहीं जाएगा, वो नहीं आएगा। फेल मनफी के अंदर कोई शख्स अपनी मर्जी से काम नहीं करता, जबकि फेल नहीं में आप उसे ना करने का हुक्म देते हैं। फेल नहीं में आप उसे कोई काम ना करने का हुक्म देते हैं कि यहां मत जाओ, ये मत करो, ये मत पहनो, ये मत खाओ। उसके बाद आपका हो गया इसमें सिफ्त। इसमें सिफ्त जिसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, वो इसम जिससे किसी चीज की अच्छाई या बुराई की कैफियत जाहिर हो, वो क्या कहलाता है, इसमें सिफ्त। माशाल्लाह तुम्हारे दांत कितने पीले हैं, तो पीले होना क्या है, इसमें सिफ्त है। ये मकान बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत होना इसमें सिफ्त है। वो लड़का बहुत जहीन है, जहीन होना क्या है आपका, इसमें सिफ्त है। अब इसमें सिफ्त की डिफरेंट किस्में होती हैं। सिफ्त जाती, सिफ्त जाती से क्या मुराद है, वो सिफ्त जिसका ताल्लुक किसी शख्स की जात से हो। वो इस्म, इसमें सिफ्त जाती वो इस्म होता है जिसमें किसी सिफ्त का ताल्लुक किसी की जात से होता है। मिसाल के तौर पे हामिद बहुत दलेर लड़का है। अब यहां पर दलेर, दलेर क्या है, दलेर क्या है, सिफ्त जाती है। और ये किसकी सिफ्त है, ये हामिद की सिफ्त है। इसी तरह नेक औरत ने कुर्बानी दी, नेक औरत ने कुर्बानी दी, इसमें इसमें सिफ्त क्या है,
इसमें इसमें सिफ्त क्या है? नेक औरत इसमें सिफ्त है, नेक औरत जो है वो इसमें सिफ्त है। उसके बाद सिफ्ते निस्बती। सिफ्ते निस्बती वो सिफ्त है जिस जो किसी शख्स या चीज का ताल्लुक किसी वाक्य से जाहिर करे। मिसाल के तौर पे इसमें सिफ्ते निस्बती आप जरा गौर से सुन लें, वो इस्म है या वो सिफ्त है जो किसी शख्स या चीज का ताल्लुक किसी दूसरी शख्स या चीज के साथ जाहिर करे। मिसाल के तौर पे ये बर्तन मुल्तानी मिट्टी के बने हुए हैं। अब यहां पर बर्तनों के साथ बर्तन को किसके साथ लिंक किया जा रहा है? मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी आपकी क्या होगी? सिफ्ते निस्बती। बनारसी साड़ी खरीद लो, यहां पर सिफ्ते निस्बती क्या है? बनारसी साड़ी खरीद लो, यहां पर सिफ्ते निस्बती क्या है? बनारसी साड़ी जो है वो सिफ्ते निस्बती है। उसके बाद सिफ्ते अददी। सिफ्ते अददी वो सिफ्त है जिससे किसी चीज की तादाद या मिकदार का अंदाजा हो, वो सिफ्ते अददी कहलाती है। वो सिफ्त जिससे किसी चीज की मिकदार या तादाद का इजहार हो, वो सिफ्ते अददी कहलाती है। मिसाल के तौर पे 20 किताबें मेज पर पड़ी हैं, तो यहां पर 20 क्या है? सिफ्ते अददी है। इसी तरह 20 लीटर दूध ले आओ, तो 20 लीटर क्या होगा? सिफ्ते अददी होगा। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो कुछ जो है वो आपकी सिफ्ते अददी है। और उसके बाद हो गया सिफ्ते मिकदारी। सिफ्ते मिकदारी वो सिफ्त है जिससे किसी चीज की मिकदार के बारे में पता चले। जैसे कि 1 किलो चीनी, 1 किलो किसी चीज की मिकदार को जाहिर कर रही है। सिफ्ते अददी में क्या है? आप तादाद बताते हैं, कुछ बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 15 बच्चे, 10 लोग, 20 लोग, कुछ लोग, ये सारे सिफ्ते अददी होते हैं। और सिफ्ते मिकदारी में आपको मिकदार पता चलती है, जैसे 20 लीटर दूध, 1 किलो चीनी, चुल्लू भर पानी। ठीक है। अब इसमें सिर्फ मिकदारी जो है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। सिफ्ते मिकदारी की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मुअय्यन और गैर मुअय्यन। मुअय्यन क्या होती है? जिससे पूरी पूरी मिकदार आपको पता हो। सिफ्ते मिकदारी है बेटा, सिफ्ते मिकदारी। मुअय्यन जिससे पूरी पूरी मिकदार आपको पता हो, जैसे 20 लीटर दूध, आपको पता है कि 20 लीटर 20 लीटर ही होता है, इससे कम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन गैर मुअय्यन में आपको पूरी पूरी मिकदार का नहीं पता होता। जैसे कि चुल्लू भर पानी। अब चुल्लू भर पानी, वैसे इसका आइडिया हो सकता है, सालन में जरा सा नमक डालो। अब जरा सा आपको पता नहीं है कि जरा सा किसी के लिए 1 टीस्पून भी हो सकता है, और किसी के लिए 2 भी हो सकता है, और किसी के लिए 1 चुटकी भी हो सकती है। थोड़ा सा पानी लाओ, कितना थोड़ा सा लाए, तो उसमें आपको जो है वो क्लियर नहीं है। तो मुअय्यन के अंदर आपको क्लियर होता है, और गैर मुअय्यन में आपको जो है वो क्लियर नहीं होता। उसके बाद बच्चे वो हरूफ जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाएं, वो हरूफ जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाएं, वो क्या कहलाते हैं? वो हरूफे जार कहलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। मिसाल के तौर पे अब यहां पर हरूफे जार क्या है, या हरफे जार कौन सा है?
गलत, गलत। मैंने कहा इसमें वो हरूफ जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाएं। अगर और की बात करें तो ये तो दो इसमों को मिला रहा है, ये तो दो इसमों को मिला रहा है, तो ये दो इसम है, बल्कि तीन इसम है। और रखना जो है वो आपका क्या है, फेल है। तो इन दोनों को मिला रहा है पर, तो हरफे जार आपका क्या होगा, पर होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका, पर जो है वो हरफे जार होगा। इसी तरह वो हरूफ जो दो इसमों या दो जुमलों को मिलाएं, वो क्या कहलाती है, वो कहलाते हैं हरूफे अतफ। उसको बोलते हैं हरूफे अतफ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मिसाल है कलम और दवात मेज पर रख दो, इसमें हरफे अतफ कौन है, और क्योंकि ये बना रहा है, ये मिला रहा है किसको, कलम और दवात को, दो इस्म हैं, इनको मिला रहा है। इसके बाद वो हरूफ जो शर्त के वक्त बोले जाएं, वो क्या कहलाते हैं, वो हरूफे शर्त कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो तेज चलता तो गाड़ी पकड़ लेता, तो इसमें हरफे शर्त क्या है, अगर वो तेज चलता तो गाड़ी पकड़ लेता, तो यहां पर अगर जो है वो आपका क्या है, हरफे अतफ है। उसके बाद पुकारने के लिए बुलाए जाएं, इस्तेमाल हो, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हरूफे निदा, हरूफे निदा। हरूफे निदा मिसाल के तौर पे, अरे भाई बात सुनो, अब यहाँ पर हरूफे निदा कौन से हैं, अरे आपका हरूफे निदा है। ओए किधर जा रहे हो, तो इसमें हरफे निदा कौन सा है, ओए। सुनो लड़की, ये फरियाल ने लिखा है, तो इसमें सुनो जो है वो हरफे निदा है। उसके बाद वो हरूफ जो गम या अफसोस के वक्त बोले जाएं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हरूफे तासुफ, हरूफे तासुफ बोलते हैं उनको। इफ फॉर एग्जाम्पल, अफसोस वो पेपर में पास ना हो सकी, तो अफसोस जो है वो हरूफे तासुफ है। इसी तरह आपके हो गए वो हरूफ जो किसी चीज की तारीफ के वक्त बोले जाएं, वो हरूफ जो किसी शख्स या
चीज की तारीफ के वक्त बोले जाएं वो क्या कहलाते हैं? हरूफे तहसीन। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वो हरूफे तहसीन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी कोई एग्जाम्पल है? सुभान अल्लाह, क्या अच्छा मौसम है। वाह वाह, क्या खूब शेर बोला है। इसी तरह वो हरूफ जो किसी की नफरत के वक्त बोले जाएं या किसी को लान तान करते हुए बोले जाएं, वो कौन से कहलाते हैं? वो हरूफे नफरीन कहलाते हैं। हरूफे नफरीन, लाइक अफसोस है, छी छी, फिटकार है, लानत हो, ये सारे के सारे क्या हैं? हरूफे नफरीन हैं। उसके बाद वो हरूफ जो किसी काम की वजह बताएं, किसी काम की रीजन बताएं, उनको हरूफे इल्लत बोला जाता है। उनको क्या बोलते हैं? उनको हरूफे इल्लत बोलते हैं। मिसाल के तौर पे, इसलिए कि, अगरचे, क्योंकि, हम पानी पीते हैं क्योंकि जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी है। तो इसमें क्योंकि जो है वो आपका क्या है? हरूफे या हरफे इल्लत। बेटा हरूफे इल्लत वो हरूफ होते हैं जो किसी चीज की वजह, उसकी रीजन, उसकी कॉज बताते हैं। जैसे कि उसने दवाई खाई क्योंकि वो बीमार है। उसने दवाई खाई क्योंकि वो बीमार है, ये क्या है? आपका हरफे इल्लत है। इसी तरह वो हरूफ जो किसी वजाहत के लिए बुलाए जाएं, किसी वजाहत के लिए पुकारे जाएं, वो क्या कहलाते हैं? हरफे बयान कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे, उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि घर जाओ। यहां पर जो के है, ये क्या है? हरफे बयान है। ये बात को एक्सप्लेन कर रहा है, वजाहत कर रहा है कि क्या कहा। ठीक है, तो यहां तक बच्चे बात आप लोगों को क्लियर है? मुझे लग रहा है थोड़ी सी डोज ज्यादा हो गई है और आप लोग जो है वो एक एक करके खिसक रहे हैं क्लास से। उसके बाद बच्चे एक होता है इसमें जमीर। इसमें जमीर मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है? अली सो रहा है, वो सारा दिन काम करता है। यहां पर इसमें जमीर क्या है? इन दो सेंटेंसेस में इसमें जमीर कौन सा है? वो जो है वो इसमें जमीर है। अब इसमें ये, इसमें जमीर किसकी जगह पे बोला गया है? इसमें जमीर किसकी जगह पे बोला गया है? इसमें जमीर बोला गया है अली की जगह पे। तो जो अली है इसको मर्जा बोलते हैं। अली को क्या बोलेंगे? मर्जा। मैं लिख देता हूं,
जिसकी जगह पे इसम, वो इसम जिसकी जगह पे इसमें जमीर इस्तेमाल किया जाए, उस जमीर को, उस इसम को बोलते हैं मरजा। तो यहाँ पर वो जो है वो इसमें जमीर है, और ये अली की जगह पर बोला गया तो अली क्या है, मरजा। पता चल गया कि मरजा और इसमें जमीर में क्या फर्क होता है, दोनों में रिलेशन है। इसमें जमीर मरजा की जगह पे जो है वो बोला जाता है। उसके बाद तशबीह क्या चीज होती है? तशबीह किसी चीज को किसी दूसरी चीज के मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। और क्यों देते हैं? क्योंकि हमें उनके अंदर कोई कॉमन करेक्टरिस्टिक, कोई कॉमन फीचर जो है वो नजर आ रहे होते हैं। किसी चीज को किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर किसी दूसरी चीज के मानिंद करार देना क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। रिजेम्बलेंस होती है उनके बीच में। मिसाल के तौर में अली शेर की तरह बहादुर है, अली शेर की तरह बहादुर है। अब यहां पर अली और शेर में क्या कॉमन करेक्टरिस्टिक है? बहादुरी। अली और शेर में बहादुरी कॉमन है, इसलिए हमने जो है वो इनको कंपेयर किया, इनके दरमियान रिजेम्बलेंस शो की, इसके दरमियान तशबीह बनाई। अब तशबीह के 5 अरकान होते हैं। तशबीह के 5 अरकान होते हैं। पहला होता है मुशब्बा। व्हाट इज मुशब्बा? मुशब्बा जिस चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी जाए वो क्या होती है? मुशब्बा कहलाती है। अब यहां पर इस सेंटेंस में मुशब्बा क्या है? व्हाट इज मुशब्बा? अली मुशब्बा है। उसके बाद मुशब्बा बे, जिस चीज के साथ तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बे कहलाती है। तो इस सेंटेंस में मुशब्बा बे क्या है? शेर। अली मुशब्बा और शेर क्या है? मुशब्बा बे। दूसरी चीज, तीसरी चीज होगी वजह शबा। वजह शबा वो क्या वजह है जिसकी वजह से दोनों के दरमियान तशबीह दी गई है? वो है बहादुरी। बहादुरी की वजह से। अब ये जो ना गर्ज शबा को बच्चे आपने ना जरा गौर से समझना, बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं। गर्ज शबा वजह शबा में सिर्फ आप एक लफ्ज बताते हैं, बहादुरी कॉमन है। गर्ज शबा में उस लफ्ज को एक्सप्लेन करते हैं कि आप कहते हैं कि हजरत अली की बहादुरी को, हजरत अली शेर की तरह बहादुर थे, इस चीज को जो है वो बताने के लिए हमने तशबीह दी है। गर्ज शबा एक्सप्लेन करती है, वजह शबा जस्ट उसका एक रीजन बताती है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हमने दी है, और गर्ज शबा उस रीजन को एक्सप्लेन करती है कि किस वजह से जो है वो तशबीह दी गई है। और उसके बाद हरफ तशबीह। हरफ तशबीह क्या होते हैं? हरफ तशबीह वो हर्फ होते हैं जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि यहां पर की तरह जो है वो हरफ तशबीह है। अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उस एग्जाम्पल को आप जो है वो जरा सही करिएगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने लगा हूँ। बिलावल हिरन की तरह हसीन है। अब इसमें मुशब्बा क्या है? बिलावल। मुशब्बा बे क्या है? हिरन। वजह शबा क्या है? हुस्न। दोनों की हुस्न जो है वो उनकी बात हो रही है। गर्ज शबा हम ये साबित करना चाहते हैं कि बिलावल जो है वो हिरन की तरह नाजुक और हसीन है। और हरफ तशबीह यहाँ पर भी की तरह जो है वो हरफ तशबीह यूज किया जा रहा है। तो ये बच्चे समझ आ गए आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसाइल? उसके बाद हो गया इस्तारा।
व्हाट इज इस्तारा? इस्तारा के मायने होते हैं उधार लेना, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको एक सिंपल देता हूं, इसमें हम डायरेक्टली किसी चीज को उसके असल मायने की बजाय उसके मजाजी मायनों में इस्तेमाल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा शेर कामयाब हो गया। अब मेरा शेर पेपर देने तो नहीं गया, मेरा शेर पेपर तो नहीं देता। अब यहां पर फिर मेरा शेर से मुराद किसी शख्स का बेटा है, किसी शख्स का बेटा है, कोई शख्स अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है कि वो कामयाब हो गया, तो उसने बेटे का नाम लिखने की बजाय सीधा क्या कर दिया, शेर अपने बेटे को कह दिया कि मेरा शेर कामयाब हो गया। वो लोमड़ी है। अब वो लोमड़ी है, लोमड़ी से मुराद लोमड़ी तो नहीं है, वो लोमड़ी के साथ किसी चीज को मुशाबे दे रहा है, किसी चीज को इस्तारा ले रहा है। अब इस्तारा के 3 अरकान होते हैं। वजह जामे, जैसा नहीं आएगा इसमें बच्चे। मुस्तार ले वो चीज जिसके लिए उधार लिया गया है, यहां पर शेर को किसके लिए उधार लिया गया है? मुस्तार ले वो चीज जिसके लिए किसी चीज को उधार लिया गया हो, तो यहां पर बेटा लिखा नहीं हुआ, लेकिन बेटे के लिए उधार लिया गया है, तो यहां पर हम बेटा लिखेंगे। मुस्तार मुंह वो चीज जो उधार ली गई है, बेटे के लिए क्या चीज उधार ली गई है? शेर उधार लिया गया है, तो शेर जो है वो आपका मुस्तार मुंह है। और वजह जामे क्यों लिया गया है? क्योंकि बेटे में और शेर में बहादुरी नजर आ रही है, तो ये वजह जामे होगी, इसलिए उधार लिया। इसी तरह वो चांद है, वो चांद है। अब इसमें मुस्तार ले क्या है? कोई भी लड़का या लड़की हो सकती है जिसको हम, जिनके लिए चांद को हम इस्तारा ले रहे हैं। मुस्तार मुंह क्या है? चांद। और वजह जामे क्या है? वजह जामे उन लोगों में, चांद में और उनमें खूबसूरती को जो है वो वाजे करना है। इस्तारा क्लियर हो गया बच्चे? चलें जी। उसके बाद आपका आ जाता है किनाया। किनाया क्या होता है? किनाया का लफ्जी मतलब होता है इशारे में बात करना। जब कोई बात डायरेक्टली की जाने की बजाय इशारों में की जाए, उसे किनाया बोलते हैं। यानी कि कोई चीज डायरेक्टली कहने की बजाय इनडायरेक्टली कही जाए, और अगर आप उस इनडायरेक्ट बात पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको जो है वो उसका मतलब, हिडन मीनिंग जो है वो पता चलता है। जैसे लोग नॉर्मली डबल मीनिंग बात करते हैं, तो जाहिरी तौर पे तो हमें लग जाए, जैसे कहा गया था बेनजीर को, जब बेनजीर येलो कलर का ड्रेस पहन के आई थी, तो उसके बारे में कहा गया था कि जी ये येलो कैब आ गई है। पार्लियामेंट में नवाज शरीफ की जो पार्टी थी, उन्होंने कहा था कि येलो कैब आ गई है। अब येलो कैब इस एक किनाया है। अब इसका जाहिरी तौर पे तो कोई मतलब समझ नहीं आता, येलो कैब ही नजर आता है, लेकिन अगर आप इस पे गौर करें तो इसका हिडन मीनिंग पता चल जाता है। अगर हिडन मीनिंग आपको पता चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये क्या है, ये किनाया है। यानी कि किसी चीज को इशारों में बात करना, इस तरीके से बात करना कि उसका आपको एक्चुअल मीनिंग थोड़ा सा सोच के हाँ, जैसे चेरी ब्लॉसम हो गया, ये किनाये में बात करना है। अब किनाया 2 तरह का होता है, किनाया करीब। ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, ट्रैक्टर, ट्राली, डब्बू, ये सारे लफ्ज जो है वो बोले जाते हैं। किनाया करीब, किनाया बईद। किनाया करीब ऐसा किनाया है जिसको, जिसके बारे में जो है वो हमें
थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े तो हमें पता चल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत से पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही। मिसाल के तौर पे कायदे आजम पाकिस्तान के बानी थे। अब कायदे आजम इसका मतलब है बहुत बड़ा लीडर, लेकिन हमें फौरी तौर पे पता चल गया किसके बारे में बात हो रही है। अलामा इकबाल के बारे में, और उस कायदे आजम के बारे में बात हो, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात हो रही है। इसी तरह ये हमारे शायर मशरिक हैं। अब शायर मशरिक एक किनाया करीब है, इसका पता चल रहा है शायर मशरिक से कौन मुराद है। शायर मशरिक से मुराद अलामा इकबाल हैं। मिर्जा गालिब कब से शायर मशरिक हो गए। उसके बाद किनाया बईद। किनाया बईद वो होता है किनाया जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, थोड़ा सा आपको जहन लगाना पड़े, तो आपको जो है वो उसका मतलब समझ आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको येलो कैप की एग्जांपल दिया है, ठीक है। ये जो मैंने आपको येलो कैप की एग्जांपल दी थी, ये किनाया करीब नहीं था, ये किनाया बईद था। मतलब आपको सोचना पड़ा और फिर सोचने के बाद आपको पता चला कि ये जो है वो किस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है, या इनडायरेक्टली किस चीज के साथ लिंक जो है वो उसका बनाया जा रहा है। उसके बाद बच्चे आपका आ गया तलमी। बस ये आखिरी टर्म्स चल रही हैं। तलमी क्या होती है। तलमी का मतलब होता है इशारा करना। जब हम किसी नज्म में, किसी मजमून में कोई पूरा वाकया लिखने की बजाय सिर्फ एक नाम दे दें तो उसको हम तलमी कह देते हैं। जैसे कि आतिश नमरूद। अब आतिश नमरूद कहने से बात सारी समझ आ जाती है आपको। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, बिल्कुल ठीक है, आतिश नमरूद। इसी तरह गुलजार इब्राहिम, इसी तरह गुलजार खलील, इसी तरह और कौन कौन से हो सकते हैं, आबे हयात, इसी तरह आपका बरादराने यूसुफ, ठीक है। इसी तरह आपका वो अक्सर कहते नहीं है मीर कासिम, मीर जाफर। ये सारी की सारी तलमी हाथ हैं। तलमी क्या होती है, तलमी का समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट कि क्या चीज होती है कि जब हम किसी वाक्य को किसी नज्म में पूरा का पूरा कोट करने की बजाय उसको चंद उसके अल्फाज लिख दें, तो आइड वाक्य हमारे जहन में जो है वो सारे का सारा ताजा हो जाता है। मकाम करबला, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, तलमी है। उसके बाद आपकी कौन सी टर्म रह गई है। उसके बाद बच्चे सनत तजाद। सनत तजाद क्या होता है। सनत तजाद इसका मतलब ये होता है कि दो ऐसे अल्फाजों को करीब करीब लिखना जो मायनी में एक दूसरे के ऑपोजिट हो, उसको सनत तजाद कहते हैं। मिसाल के तौर पे हर दिन के बाद रात आती है। अब इसमें सनत तजाद आपको नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही। दिन और रात एक ही सेंटेंस में आ रही है, तो ये सनत तजाद है। इसी तरह हर अरूज को जवाल है। यहाँ पे अरूज और जवाल दोनों मुतजाद हैं, तो ये सनत तजाद वाला सेंटेंस हो गया। सेंटेंस में सनत तजाद नजर आ रही है आपको। हर अरूज को जवाल है। इसी तरह तरक्की और तनजली, इसमें सनत तजाद नजर आ रही है। हर परेशानी के बाद आसानी है, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सारे के सारे इन सेंटेंसेस के अंदर आपको सनत तजाद नजर आती है। बेटा सनत तजाद का मतलब यह है कि दो मुख्तलिफ मायनी रखने वाले जुमल वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल करना, या एक ही बात को समझाने के लिए इस्तेमाल करना सनत
तजाद कहलाता है। उसके बाद हुस्ने तालील। हुस्ने तालील क्या होती है? हुस्ने तालील ये बेसिकली इसका मतलब होता है वजह बयान करना। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अक्सर ना हमारे घरों में बिजली बंद हो जाती है, ठीक है, और अचानक घर में कोई मेहमान दाखिल होता है और बिजली आ जाती है, तो हम कहते हैं कि यार देखो तुम्हारे कदम घर में पड़े और बिजली आ गई। अब क्या मेहमान के पाँव में ग्रिड स्टेशन है, या मेहमान अपने साथ बिजली लेके फिर रहा है तो हमारे घर में बिजली लेके आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो तो हमने क्या किया, हमने किसी बात के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए क्या किया, उसको, उस चीज को दूसरे के साथ लिंक कर दिया। इसको हुस्ने तालील कहते हैं। आप आए, हमारे घर में 4 चांद लग गए। अब किसी के आने से आपके घर में 4 चांद कैसे लग सकते हैं? बात को एग्जेजरेट करना हुस्ने तालील कहलाता है, ठीक है। एग्जेजरेट करना, जैसे आजकल या पुराने जमानों में शायर अपनी शायरी के अंदर बोंगियां मार रहे होते थे ऐसी। तो बच्चे ये आपकी कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स थी, बाकी आप लोग वेट करें शाम की क्लास का। तो उसमें जो है वो इंशाल्लाह जो बाकी दूसरे बैच की जो क्लास होगी उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, ग्रामर के पॉइंट्स आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। एक और भी चले जाते जाते जो है ना जिक्र कर जाते हैं। चले वो बच्चे रात की क्लास में जो है ना आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो ये आपकी बच्चे आज की